हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स मई फर्स्ट वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। हमारी पहली न्यूज़ है नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023 के बारे में। उसके बारे में बात करते हैं। तो ये न्यूज़ रिसेंट न्यूज़ में क्यों है? तो अभी रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023 को, और इस पॉलिसी के अंदर एक रोड मैप दिया गया है फॉर द एक्सेलरेटेड ग्रोथ ऑफ द मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर टू अचीव द फॉलोइंग मिशंस। कौन से मिशंस को अचीव करना है? एक्सेस एंड यूनिवर्सबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, क्वालिटी, पेशेंट सेंटर्ड एंड क्वालिटी केयर, प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव हेल्थ, सिक्योरिटी, रिसर्च एंड इनोवेशन एंड स्किल्ड पावर। बराबर ना? तो मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर के अंदर ये गोल्स को अचीव करने के लिए ये मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023 लॉन्च की गई है। इसको अप्रूव किया गया है कैबिनेट के द्वारा। बराबर ना? ओके। What are the key features of the National Medical Device Policy 2023? उसके बारे में बात करते हैं। तो इस पॉलिसी के अंदर एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम बनाने की बात की गई है कि भाई अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई नया बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहता है मेडिकल डिवाइस सेक्टर के अंदर, बराबर ना, या तो फिर कोई नया रिसर्च करना चाहता है तो उसको क्लियरेंस मिल जाएगा, एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको अप्लाई करना है। बराबर ना? राइट। उसके अलावा मेडिकल डिवाइस सेक्टर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए लार्ज मेडिकल डिवाइस पार्क्स विथ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ विल बी एस्टेब्लिश नियर द इकोनॉमिक जोन्स। जितने भी इकोनॉमिक जोन्स हैं, जितने भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं, बराबर ना, उनके नज़दीक में लार्ज मेडिकल डिवाइसेस पार्क्स एस्टेब्लिश किए जाएंगे जहाँ पे एकदम वर्ल्ड क्लास लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और वहाँ पे फिर मेडिकल डिवाइसेस को बनाया जाएगा। सिंपल। बराबर ना? राइट। तो यहाँ पे एक्चुअली ये जो लार्ज मेडिकल डिवाइस पार्क्स हैं उनको इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के साथ इकोनॉमिक जोन के साथ क्यों एस्टेब्लिश किया जा रहा है? ताकि लॉजिस्टिक्स के अंदर कम से कम समय के अंदर मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन हो सके। बराबर ना? राइट। माल सामान की हेरफेर एकदम इफेक्टिव मैनर में हो सके, एफिशिएंट मैनर में हो सके। सिंपल। बराबर ना? ओके। ओके। उसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन के ऊपर भी फैसिलिटेट किया जाएगा। तो पॉलिसी एम्स टू प्रमोट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द इंडिया, complementing the proposed national policy on the R&D and innovation in the pharma meditech sector। बराबर ना? ओके। पॉलिसी के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी प्रमोट किया गया है, और जो पार्लियामेंट के अंदर एक पॉलिसी को प्रपोज किया गया, कौन सी? नेशनल पॉलिसी ऑन द R&D एंड इनोवेशन इन द फार्मा मेडटेक सेक्टर, उसको भी इम्प्लीमेंट करने की बात की गई इस पॉलिसी के अंदर। बराबर ना? ओके। उसके अलावा मेडिकल डिवाइस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए पॉलिसी में इंकरेज किया गया है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स टू कम्प्लीमेंट द एक्सिस्टिंग स्कीम सच एज द मेक इन इंडिया, आयुष्मान भारत प्रोग्राम, हेल्थ इन इंडिया एंड स्टार्टअप मिशन। तो मेडिकल डिवाइस सेक्टर के अंदर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आ सके, इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंकरेज किया गया है इस पॉलिसी के अंदर। उनके लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स रखे गए हैं, और मेक इन इंडिया, आयुष्मान भारत प्रोग्राम, हेल्थ इन इंडिया और स्टार्टअप मिशन जैसे मिशंस को बढ़ावा दिया गया है। बराबर ना? मेडिकल डिवाइस सेक्टर के अंदर। बराबर? ओके। अगर मैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर बात करूँ तो पॉलिसी एम्स टू इंश्योर अ स्किल्ड वर्कफोर्स इन द मेडिकल डिवाइस सेक्टर बाय प्रोवाइडिंग द स्किलिंग, रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग प्रोग्राम्स थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इस पॉलिसी के अंदर मेडिकल डिवाइस सेक्टर के अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको स्किल प्रोवाइड करना, रीस्किलिंग करना और अपस्किलिंग प्रोग्राम करवाना, वो उसका काम किसको सौंपा गया है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर में। बराबर ना? ओके। चलो, अगर मैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में बात करूँ तो पॉलिसी एम्स टू इंश्योर अ स्किल्ड वर्कफोर्स इन द मेडिकल डिवाइस सेक्टर by providing skilling, reskilling and upskilling programs through the Ministry of the Skill Development and Entrepreneurship। बराबर ना? ओके। तो HRD के अंदर पॉलिसी के अंदर क्या बोला गया है कि हमने मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और पार्टनरशिप के साथ इंटरप्रेन्योरशिप के साथ पार्टनरशिप की है। बराबर ना? ताकि जो मेडिकल डिवाइस सेक्टर के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनको स्किल, रीस्किल और अपस्किल किया जाए। बराबर ना? ओके। उसके अलावा जो मेडिकल डिवाइस सेक्टर है उनकी जो इंडस्ट्री सेक्टर की, बराबर ना, उनके ब्रांड को बढ़ावा दिया जाए। लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए
एक डेडिकेटेड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी एस्टेब्लिश किया जाएगा, बराबर ना, विच विल बी एन इनेबल टू डील विद द वेरियस मार्केट एक्सेस इश्यूज, बराबर ना। ओके, तो मेडिकल डिवाइस सेक्टर के ऊपर फोकस करता हुआ एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी बनाया जाएगा जो एक पर्टिकुलर मेडिकल डिवाइस सेक्टर के ऊपर ही फोकस करेगा, उसको एक्सपोर्ट करवाने में मदद करेगा, सिंपल, बराबर ना। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या बात की, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी। तो की फीचर्स कौन कौन से उसके, तो इसके अंदर सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च करने की बात की गई है ताकि मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर के अंदर इजीली सभी संस्थाओं को, सभी बिजनेस को लाइसेंस मिल सके। ओके, उसके अलावा जो इकोनॉमिक जोन्स है उसके नज़दीक में लार्ज मेडिकल डिवाइस पार्क्स बनाए जाएंगे ताकि बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव मैनर के अंदर मेडिकल डिवाइस का एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्टेशन हो सके, बराबर ना। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पर यहाँ पे जो पार्लियामेंट के अंदर कुछ समय पहले नेशनल पॉलिसी ऑन R&D एंड इनोवेशन इन द फार्मा मेडटेक सेक्टर ये लॉन्च करने की बात की गई थी, उसको इम्प्लीमेंट करवाने की बात इस पॉलिसी के अंदर की गई है, बराबर ना। ओके, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स और जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इंकरेजमेंट दिया गया इस पॉलिसी के अंदर ताकि मेक इन इंडिया, आयुष्मान भारत प्रोग्राम, हेल्थ इन इंडिया और स्टार्टअप मिशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ मेडिकल डिवाइस सेक्टर के अंदर अपनी इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करें, बराबर ना। ओके, उसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए इस पॉलिसी के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को काम सौंपा गया है कि भाई इस सेक्टर के जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं उसको स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग प्रोवाइड करने का काम आपका है। उसके अलावा मेडिकल डिवाइस सेक्टर के जो इंडस्ट्रीज है उनकी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए, उसके ऊपर फोकस करने के लिए एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को भी एस्टैब्लिश करने की बात की गई है, बराबर ना। तो ये कुछ की फीचर्स हैं इस मेडिकल डिवाइस पॉलिसी के, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अभी ये सिग्निफिकेंस क्या है इस पॉलिसी का, बराबर ना। तो द पॉलिसी इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सपोर्ट एंड डायरेक्शन टू स्ट्रेंथन द मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री इनटू द competitive, self-reliant, resilient and innovative industry that caters to the healthcare needs of not only India but also of the world। ये पॉलिसी इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि वो मात्र इंडिया की नहीं लेकिन वर्ल्ड की हेल्थ केयर की जो नीड है उसको फुलफिल करेगा, बराबर ना। सेल्फ रिलायंट वे में, रेजिलियंट वे में, इनोवेटिव वे में, बराबर ना। ओके, उसके अलावा पॉलिसी इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प द मेडिकल डिवाइस सेक्टर ग्रो फ्रॉम प्रेजेंट $11 बिलियन। अभी हमारा जो मेडिकल डिवाइस सेक्टर है वो $11 बिलियन का है, वो हमारा टारगेट है $50 बिलियन तक पहुँचे। कब तक पहुँचे? 2030 तक पहुँचे, बराबर ना। ओके, राइट, तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं इस पॉलिसी को लॉन्च करने के, बराबर ना। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर के बारे में, बराबर, उसके बारे में बात करते हैं। तो रिसेंट न्यूज़ में क्यों है, तो इंडियन गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च फर्स्ट ऑफ इस काइंड मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। नफेड के साथ कोलैबोरेशन करके इंडियन गवर्नमेंट ने मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर बनाया है, बराबर ना। उसके बारे में बात करते हैं, बराबर ना। सबसे पहले तो नफेड क्या है फ्रेंड्स, तो नफेड नाम से पता चलता है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करने के लिए ये संस्था बनाई गई है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए संस्था बनाई गई है और ये इसके साथ कोलैबोरेशन करके गवर्नमेंट के द्वारा मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर बनाया गया है, बराबर ना। दिस इनिशिएटिव्स कम्स इन द लाइट ऑफ द UN जनरल असेंबलीज डिक्लेरेशन ऑफ द 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स। ये इनिशिएटिव क्यों लिया गया मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर बनाने का, क्योंकि UN जनरल असेंबली के द्वारा इंडिया के प्रपोजल के ऊपर 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स डिक्लेयर किया गया है, बराबर ना। और मिलेट्स हैज़ बीन रेफर्ड टू एज अ श्री अन्ना। यूनियन बजट 2023-24 के अंदर मिलेट्स को क्या बोला गया है? श्री अन्ना बोला गया है, बराबर ना। ओके, ध्यान में रखना है। ओके, अभी मैं मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर की अगर मैं बात करूं तो मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर इज अ यूनिक कॉन्सेप्ट दैट विल बी प्रमोट द मिलेट्स एज अ वर्सेटाइल healthy grain by showcasing its dietary benefits and offering the customer a unique dining experience। एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट है मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर, एक संस्था है कि जहाँ पे मिलेट्स के बारे में लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी, उसके डाइटरी बेनिफिट्स बताए जाएंगे, बराबर ना। वो उसकी मदद से हम कौन कौन सी चीज़ें बना सकते हैं उसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाएगा इस मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर के माध्यम से, बराबर ना। विजिटर्स टू
तो द सेंटर कैन बी परचेज अ वेराइटी ऑफ द रेडी टू ईट एंड रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स फ्रॉम द लोकल मिलेट स्टार्टअप, बराबर ना। ओके, तो इस एक्सपीरियंस सेंटर के अंदर जो भी विजिटर आएगा, बराबर ना, उसको वेराइटी ऑफ रेडी टू ईट और रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स मिलेंगे, बराबर ना, कि जो लोकल मिलेट स्टार्टअप्स में के अंदर के द्वारा जो बनाए गए हैं वो प्रोडक्ट्स को खाने को मिलेगा, सिंपल, बराबर ना। ओके, सिग्निफिकेंस क्या है ऐसे मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर को बनाने का, बराबर ना। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मैग इज अ स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ द इंडियाज गोल टू बिकम अ ग्लोबल हब फॉर द मिलेट, बराबर ना। The MAC will not only promote the dietary benefits of the ancient grain but also popularize millet as a nutritional powerhouse fit for cooking a variety of the dishes such as the millet dosa और millet pasta, बराबर ना। तो यहाँ पे इस मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर के माध्यम से, बराबर ना, मिलेट नो डाउट एक डाइटरी बेनिफिट प्रोवाइड करता है, लेकिन यहाँ पे इसको एक सिम्बोलाइज करना है कि भाई हम इसके माध्यम से मिलेट डोसा, मिलेट पास्ता जैसी चीज़ों को भी बना सकते हैं, बराबर ना। और ऐसी चीज़ें जो हम जंक फूड मानते हैं वो भी हमारे लिए न्यूट्रिशियस साबित हो सकती है, बराबर ना। ओके, ओके, अगर मैं मिलेट्स की बात करूं फ्रेंड्स, बराबर ना, तो मिलेट्स इज अ स्मॉल ग्रेन सीरियल्स ऑल्सो नोन एज अ कोर्स ग्रेन्स, बराबर ना। ओके, ऑफन रिफर टू एज अ सुपर फूड, मिलेट्स को सुपर फूड भी बोला जाता है, बराबर ना। ओके, और ये मेनली एक खरीफ क्रॉप है, मतलब खरीफ सीजन के अंदर ये ग्रो होता है और उसको टेम्परेचर कितना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस, बराबर ना। ओके, और अगर मैं इंडिया और मिलेट के बारे में बात करूँ तो ग्लोबल लार्जेस्ट मिलेट्स प्रोड्यूसर है इंडिया, बराबर ना। 20% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन इंडिया के अंदर होता है मिलेट्स का और 80% ऑफ द एशियाज प्रोडक्शन इंडिया के अंदर होता है, बराबर ना। हमारे जो कॉमन मिलेट्स है वो रागी है, जवार है, सामा, बाजरा, बराबर ना, और वरीगा, बराबर ना। ओके, उसके अलावा टॉप मिलेट्स प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से हमारे, तो सबसे लार्जेस्ट मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट है राजस्थान। और अगर मैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में बात करूँ तो इनिशिएटिव फॉर द न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू द इंटेंसिव मिलेट प्रोडक्शन, बराबर ना, इंडियाज वेल्थ मिलेट्स फॉर द हेल्थ, मिलेट स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज, और गवर्नमेंट ने उसके ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी दी के रखा है, बराबर ना। तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए, उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए लॉन्च किए हैं और उसी की बदौलत इंडिया इज द लार्जेस्ट मिलेट्स प्रोड्यूसर बना है, बराबर ना। ओके, ओके, और मैंने जैसे आपको बात किया, ये जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स 2023 को डिक्लेयर किया गया है, बराबर ना, विच इज़ प्रपोज बाय द इंडिया, डिक्लेयर्ड बाय द यूएन जनरल असेंबली, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट्स के बारे में, उसके बारे में देखते हैं। तो रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज़ रिलीज द 7th नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट्स फॉर इंडिया। 2019-20 का डेटा दिया है, विच वॉज प्रोड्यूस बाय द नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर, बराबर ना, इसके बारे में प्रोड्यूस की गई है। ओके, बराबर इसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट्स किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, बराबर ना। ओके, और ये जो डेटा है 2019-20 का डेटा है, बराबर ना। ओके, और ये जो नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर के द्वारा ये जो डेटा लॉन्च किया गया है, ये डेटा WHO के द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई थी उसके अकॉर्डिंग ही लॉन्च किया गया है, बराबर ना। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टीमेट के बारे में बात करूँ, बराबर ना, नाम से पता चलता है यहाँ पे हेल्थ सेक्टर के अंदर हमने कितना इनकम, कितना खर्चा किया उसका डेटा होगा, मतलब हेल्थ सेक्टर के अकाउंट्स का डेटा है, बराबर ना। ओके, तो सबसे पहले हम बात करें कि आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर, आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं, इज़ अ मनी पेड डायरेक्टली बाय द हाउस होल्ड्स एट द पॉइंट ऑफ द रिसीविंग द हेल्थ केयर। अगर आप फॉर एग्जांपल कोई हेल्थ केयर सर्विस लेने के लिए गए कोई हॉस्पिटल या फिर कोई क्लिनिक के अंदर, आपने अपनी जेब में से जो पैसा निकाला है उसको बोलते हैं आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर, बराबर ना। दिस ओकर्स व्हेन सर्विसेज आर नाइदर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ द कॉस्ट थ्रू अ गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी नॉर इज अ इंडिविजुअल कवर्ड अंडर द एनी पब्लिक और प्राइवेट इंश्योरेंस और सोशल प्रोटेक्शन स्कीम। अगर आप कोई जगह पे आपके हेल्थ चेकअप के लिए गए और आपने अपने पॉकेट में से पैसा निकाला, मतलब क्या हुआ कि या तो आपको वो हेल्थ केयर सर्विस फ्री में नहीं दे रहा है, या तो आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के कोई बेनिफिशियरी नहीं हो,
बराबर ना, तभी आपको आपके पॉकेट में से पैसा निकालना पड़ रहा है, बराबर ना। तो इसको बोलते हैं आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर। ओके, द शेयर ऑफ द आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर इन द टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर हैज़ डिक्लाइन फ्रॉम 62.66% इन 2014-15 टू 47.1% इन 2019-20। मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी परिवार का 100 रुपया हेल्थ केयर के ऊपर खर्चा हो रहा है, तो 2014-15 के अंदर 62 रुपीज़ वो अपने जेब में से निकल रहा था, बाकी के पैसे गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम के माध्यम से, अलग अलग हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के माध्यम से पैसा प्रोवाइड करती थी। और अभी उसी पर्सन को, उसी फैमिली को 100 रुपये में मात्र 47 रुपीज़ बराबर ना अपनी जेब में से निकालना पड़ रहा है, बराबर ना। मतलब गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर को सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के अंदर अच्छे से कवर कर लिया है, ये इंडिकेटर दिखाता है, बराबर ना। ओके, सेकेंड चीज़ की अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर की, गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर कंस्टिट्यूट्स स्पेंडिंग अंडर द ऑल द स्कीम्स funded and managed by the union, state and the local governments, including the quasi-governmental organizations and donors, in case funds are channeled through the government organizations। यहाँ पे गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट का ऐसा खर्चा जो वो अलग अलग स्कीम्स के अंदर वो फंड करता है, चाहे फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, या तो फिर लोकल गवर्नमेंट हो, बराबर ना, या तो फिर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, सिंपल, बराबर ना। तो गवर्नमेंट का हेल्थ एक्सपेंडिचर शेयर इन द कंट्रीज टोटल जीडीपी वो इंक्रीज हुआ है। 2015 में 1.13% गवर्नमेंट का हेल्थ एक्सपेंडिचर था, 1.13% ऑफ द जीडीपी। वो अभी कितना हुआ है, 1.35% ऑफ जीडीपी हुआ है, बराबर ना। तो ऑब्वियसली अगर आपका आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर एज अ सिटीजन कम हो रहा है, मतलब गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ रहा है, बराबर ना। ओके, अगर मैं जनरल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात करूँ तो ये गवर्नमेंट के हेल्थ एक्सपेंडिचर का वो पार्ट है कि जो गवर्नमेंट हेल्थ केयर सर्विसेज इम्प्रूव करने के लिए खर्च करता है। और 2014-15 के अंदर वो कंट्रीब्यूट करा था गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर का 3.94%। अभी वो गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर का 5.02% जो खर्चा है वो जनरल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, कि जो हेल्थ केयर सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट खर्चा कर रहा है, बराबर ना। और अगर मैं टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर की बात करूँ तो टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर इज़ अ एक्सपेंडिचर विच इज़ फोकस ऑन हेल्थ सेक्टर बाय गवर्नमेंट और प्राइवेट सोर्सेज, बराबर ना। तो प्राइवेट और गवर्नमेंट सभी लोग मिला के जो हेल्थ सेक्टर के ऊपर जो खर्चा कर रहे हैं, बराबर ना, उसको बोला जाता है टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर, बराबर ना। और वो टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर ऑफ द कंट्री बिटवीन द 2014-15 एंड 2019-20, द शेयर ऑफ द गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 29% टू 41.4%, बराबर ना। तो टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर जो पहले गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर का 29% था, अभी 2019-20 में कितना हो गया है, 41% हो गया है, बराबर ना। ओके, उसके अलावा सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर की अगर बात करूँ तो इट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल रिमबर्समेंट टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड सोशल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम्स, बराबर ना। मतलब फॉर एग्जांपल ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, वो एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, बराबर ना, जहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जा रहा है। मतलब 5 लाख तक की आप ट्रीटमेंट कराओगे तो आपको कोई भी पैसा नहीं देना है पॉकेट के ऊपर से। इसको बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर, बराबर ना। तो ऐसा सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर, बराबर ना, वो गवर्नमेंट का 5.7%, जो गवर्नमेंट का हेल्थ एक्सपेंडिचर है उसका 5.7% है, था 2014-15 के अंदर, वो अभी कितना हो गया है, 9.3% हो गया है, बराबर ना। ओके, ये भी ध्यान में रखना है। प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर के बारे में बात करूँ, बराबर ना, तो उसके अंदर स्पेंडिंग थ्रू द हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज वेयर हाउसहोल्ड्स और एम्प्लॉयर्स पे अ प्रीमियम टू बी कवर्ड अंडर द स्पेसिफिक हेल्थ प्लान, बराबर ना। तो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर के बारे में बात करें तो वो इंक्रीज हो गया है 3.4% ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर 2013-14 से, बराबर ना। और अभी कितना हो गया, 7%, बराबर ना। ओके, लेकिन यहाँ पे रेफरेंस देखो, गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर का नहीं रखा गया, कौन सा रेफरेंस रखा गया है, टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर का, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज को ऐड किया गया है, बराबर ना। ओके, एक्सटर्नल और डोनर विच इज़ फंडिंग फॉर द हेल्थ, तो यहाँ पे दिस कंसिडर्स द ऑल फंडिंग अवेलेबल टू द कंट्री बाय द आस्टिशंस फ्रॉम द डोनर्स फॉर द हेल्थ सेक्टर। तो यहाँ पे वो इंक्रीज़ हुआ है, 2013-14 के अंदर 0.3% था,
अभी 0.5% हुआ है आउट ऑफ द टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर, बराबर ना। ओके, तो ये कुछ अकाउंट्स फॉर द हेल्थ एस्टिमेट्स है, बराबर ना, वो आपको ध्यान में रखने हैं कि भाई हमने ओवर द ईयर्स हमारे हेल्थ सेक्टर के ऊपर कितना खर्चा हो रहा है, बराबर ना। ओके, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा खर्चा कि जो एज अ सिटीज़न आपको हेल्थ केयर सर्विस लेने के लिए देना पड़ रहा है, बराबर है, क्योंकि आप किसी कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंडर में एलिजिबल नहीं हो या तो फिर आपको वो कवर नहीं कर रहा है, बराबर ना। ओके, तो आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर वो डिक्रीज़ हुआ है। पहले 62.6% था, अभी 47.1% हो गया है 2019-20 के अंदर। उसके अलावा गवर्नमेंट का जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है, जो गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स के पीछे फंड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर के पीछे, बराबर ना, जो जीडीपी का 1.13% था, बराबर 2014-15 के अंदर, वो अभी 1.35% हो गया 2019-20 के अंदर, बराबर ना। ओके, और इस गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर के अंदर गवर्नमेंट का ऐसा खर्चा कि जो हेल्थ केयर सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए वो प्रोवाइड करता है, तो वो पहले गवर्नमेंट के हेल्थ एक्सपेंडिचर का 3.94% था, अभी कितना हो गया है 5.02% हो गया है। उसके बाद टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी साथ में मिलकर जो हेल्थ सेक्टर के ऊपर खर्चा करते हैं उसको बोलते हैं टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर, और वो गवर्नमेंट के टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर का 41% हो गया है, जो पहले 29% था, बराबर ना। ओके, सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट का ऐसा खर्चा कि जो लोगों को इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए वो प्रोवाइड करता है, बराबर ना। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बात की आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, जहाँ पे 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस फ्री में प्रोवाइड किया जाता है, तो ये गवर्नमेंट का खर्चा है सोशल सिक्योरिटी के पीछे। और ये गवर्नमेंट के हेल्थ एक्सपेंडिचर का पहले 5.7% खर्चा हुआ करता था, अभी कितना हो गया है 9.3% हो गया है, बराबर ना। ओके, उसके अलावा प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूँ तो वो पहले टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर का 3.4% था, अभी कितना हो गया है 7%। और एक्सटर्नल और डोनर फंडिंग फॉर द हेल्थ सेक्टर की अगर बात करें तो टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर का पहले फंडिंग आता था 0.3%, अभी कितना आ रहा है 0.5%, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर समझ में आया होगा। जो 15th फाइनेंस कमीशन है उन्होंने रिकमेंड किया है कि पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट शुड बी इंक्रीज टूगेदर टू रीच 2.5% ऑफ द जीडीपी बाय 2025। जो गवर्नमेंट का जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है, जो अभी हमने देखा 1.35% ऑफ द जीडीपी हुआ है, वो कितना होना चाहिए 2.5% ऑफ जीडीपी, बराबर कब तक होना चाहिए 2025 तक। वो किसके द्वारा रिकमेंडेशन किया गया है 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा रिकमेंडेशन किया गया है, बराबर ना। ओके, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ ऑफ फ्रेंड्स, पेरिस एग्रीमेंट एंड इट्स फेलियर टू एड्रेस द क्लाइमेट चेंज, उसके बारे में बात करते हैं। और इस न्यूज़ को समझने से पहले हमको सबसे पहले बात करनी पड़ेगी पेरिस एग्रीमेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, पेरिस एग्रीमेंट नाम से ही पता चलता है वो एग्रीमेंट कहाँ पे हुआ होगा, पेरिस के अंदर। यहाँ पे यूएन की सभी मेंबर कंट्रीज़ ने साथ में मिलकर एक गोल डिसाइड किया है कि हम ग्लोबल टेम्परेचर को राइज़ नहीं होने देंगे, ग्लोबल टेम्परेचर को राइज़ नहीं होने देंगे। किससे राइज़ नहीं होने देंगे, 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा राइज़ नहीं होने देंगे, बराबर ना। और किसके रेफरेंस में, तो जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे जो टेम्परेचर था, बराबर ना, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था तब जितना टेम्परेचर था उससे 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हम ग्लोबल लेवल पे टेम्परेचर को इंक्रीज़ नहीं होने देंगे। और उसके लिए हम जो भी बन पड़ेगा हम करेंगे, ऐसा एक एग्रीमेंट साइन किया गया था यूएन की सभी मेंबर कंट्रीज़ के द्वारा। और इस एग्रीमेंट को बोला जाता है पेरिस एग्रीमेंट, बराबर ना। ओके, अभी ये रिसेंट न्यूज़ क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो रिसेंटली वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO उसने रिलीज़ किया स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट विच पॉइंटेड आउट दैट कि पेरिस एग्रीमेंट ऑन द क्लाइमेट चेंज हैज़ बीन इनइफेक्टिव इन फुलफिलिंग इट्स एजेंडा। सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट किसने लॉन्च किया, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया, बराबर ना। और इसने क्या पॉइंट आउट किया कि जो पेरिस एग्रीमेंट जो डिसाइड किया गया था वो ऑफ ट्रैक है, बराबर ना, सिंपल, राइट। ओके, अगर मैं बात करूँ कि भाई उस पेरिस एग्रीमेंट के अंदर क्या था,
और व्हाट हैज़ द रिपोर्ट हाईलाइटेड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट, बराबर ना। तो पहला है इनएबिलिटी टू अचीव द क्लाइमेट रिलेटेड गोल्स आफ्टर साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट द लास्ट 8 ईयर। 2015 के अंदर एग्रीमेंट साइन हुआ और ये 8 साल के अंदर ऐसा देखने को मिला है कि कंजिक्यूटिवली ये 2015 से जो 2022 के जो साल है वो कंजिक्यूटिवली वार्मेस्ट ईयर्स बन रहे हैं, बराबर। टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। उसके अलावा जो ग्लोबली अपडेटेड जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस हैं, ये नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस क्या होते हैं कि यहाँ पे सभी कंट्रीज हैं साथ में मिलकर कुछ प्लेज लिए हैं कि भाई हम ये करेंगे ना, और साथ में मिलकर टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे। तो जो प्लेजेस लिए गए उसको यहाँ पे बोला गया है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। तो जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस लिए गए हैं सभी कंट्रीज़ के द्वारा टू लिमिट द ग्लोबल वार्मिंग टू द 1.5 डिग्री सेल्सियस, वो सफिशेंट नहीं है। वो 1.5 डिग्री सेल्सियस तो क्या, वो 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को लिमिट करने के लिए भी सक्षम नहीं है, बराबर ना, राइट, ओके। इसके लिए इस संस्था के द्वारा कुछ सजेशंस दिए गए हैं। टू कॉम्प्लीमेंट द पेरिस एग्रीमेंट एक नया फ्रेमवर्क लॉन्च करना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ द फॉसिल फ्यूल ट्रीटिंग, क्योंकि सबसे बड़ा कंपोनेंट है कार्बन एमिशन के लिए हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कर रहे हैं। आइदर वो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हो या तो फिर हम व्हीकल्स को ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हम किसका यूज़ कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स, ऐसे फ्यूल्स के जो कार्बन एमिशन क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर हम इसके अल्टरनेटिव को जल्दी से इम्प्लीमेंट करेंगे तब ये हमारा जो टारगेट है 1.5 डिग्री सेल्सियस वाला, तो हम कुछ हद तक अचीव कर पाएंगे, राइट। तो पेरिस एग्रीमेंट को अगर आपको अचीव करना है तो आपको एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ द फॉसिल फ्यूल ट्रीटिंग शुड बी इंट्रोड्यूस, राइट। उसके अलावा accelerated the climate action with the deeper faster emission cuts is needed to as a tool the knowledge and the solutions are available, बराबर ना। there is a need to undertake the massively scale up investments की भी बहुत सारी ज़रूरत है, बराबर ना। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है टू रिड्यूस द कार्बन एमिशन, बराबर ना, ओके ओके। अगर मैं बात करूं तो पीएम मोदी ने जो COP26 हुआ था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 नंबर का, जब ग्लासगो के अंदर 2022 के अंदर, तब कुछ प्लेजेस लिए थे, बराबर, जिसको हम बोलते हैं नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, और उस प्लेजेस को बोला जाता है पंचामृत, बराबर ना। और ये पंचामृत में 5 प्लेज पीएम मोदी जी के द्वारा दिए गए थे कि भाई इंडिया नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी से कितना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, 500 गीगावाट कब तक प्रोड्यूस करेगा 2030 तक, ओके। इंडिया के अंदर 2030 के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उसमें से 50% रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस होगी। वो दूसरा गोल पीएम मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तीसरा, इंडिया विल रिड्यूस द टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय द 1 बिलियन टन। इंडिया कार्बन एमिशन 1 बिलियन टन से कम करेगी 2030 तक। इंडिया अपनी इकोनॉमी में जो कार्बन इंटेंसिटी है वो 45% से कम करेगी, बराबर, 2030 तक। और इंडिया नेट जीरो एमिशन कब तक अचीव करेगी, 2070 तक। नेट जीरो एमिशन का मतलब क्या होता है कि इंडिया जितना भी कार्बन एमिशन करेगी उतना ही कार्बन को एब्सॉर्ब करेगी, बराबर ना। और नेट जीरो एमिशन 2070 तक इंडिया के अंदर होगा, बराबर ना, ओके। अगर मैं चाइना की अगर बात करूँ, जो टॉप 3 एमिटर्स हैं चाइना, यूएस और इंडिया। चाइना ने क्या प्लेज लिया है कि वो 2060 तक नेट जीरो एमिशन क्रिएट करेगा, और यूएस की अगर बात करें तो वो 2050 तक नेट जीरो एमिशन क्रिएट करेगा, बराबर ना। और इंडिया थर्ड नंबर पे 2070 तक नेट जीरो एमिशन क्रिएट करेगा, सिंपल, बराबर ना। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में, उसके बारे में बात करते हैं। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो अभी रिसेंटली 3 मई के ऊपर सेलिब्रेट किया गया, बराबर ना, उसी दिन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की संस्था के द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स लॉन्च किया गया 2023 का एडिशन, बराबर ना। टोटल 180 कंट्रीज़ का सर्वे किया गया और उसमें से इंडिया का रैंक कौन सा आया है, 161st आया है, बराबर ना। और स्कोर उसका कितना अचीव हुआ है, 36.62 अचीव हुआ है, बराबर ना। 2022 के रैंक के अंदर इंडिया का रैंक कौन सा था, 150 था। इस बार 11 रैंक पीछे हुआ है, बराबर ना, ओके। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 3 मई को। उसी दिन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स लॉन्च किया जाता है, बराबर ना।
टोटल 180 कंट्रीज़ का सर्वे किया जाता है, उसमें इंडिया का रैंक कौन सा है? 161st, बराबर ना? ओके। ओके, इस इमेज के अंदर आप देख सकते हो कि जो इंडिया का रैंक इस बार 161st आया है 180 कंट्रीज़ में से, जो लास्ट ईयर कितना था? 150 था, बराबर ना? ओके। और अगर हम हमारे नेबर्स के बारे में बात करें तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर भूटान का रैंक है 90, श्रीलंका का रैंक है 135, पाकिस्तान का 150 है, अफगानिस्तान का 152 है और बांग्लादेश का कितना है? 163 है, बराबर ना? ओके, राइट। अगर मैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के बारे में बात करूं तो ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इंट्रोड्यूस किया गया था यूएन जनरल असेंबली के द्वारा 1993 के अंदर, बराबर ना? यूनेस्को के रिकमेंडेशन के ऊपर, बराबर, यूनेस्को ने रिकमेंड किया था 1991 के अंदर, और इसी के कहने पे 1993 से हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे को सेलिब्रेट करते हैं, बराबर ना? राइट। एंड क्यों सेलिब्रेट करते हैं? टू रेज द पब्लिक अवेयरनेस ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रेस फ्रीडम, the importance of the protecting the journalist right and the importance of the encouraging the independent free media। प्रेस फ्रीडम का मतलब क्या होता है कि जो जर्नलिस्ट है वो कितने अनबायस मैनर में, मतलब वो जो जर्नलिस्ट जो मीडिया के अंदर दिखाना चाहता है अपनी तरफ से, वो कितनी फ्रीडमता से वो दिखा सकते हैं, बराबर ना? राइट, किसी के दबाव में आए बिना, बराबर ना? इसको बोलते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम बोलते हैं, बराबर ना? ओके, राइट। और इसी के अंदर इंडिया का रैंक है 180 में से 161, मतलब इंडिया के अंदर जर्नलिस्ट को कोई भी जात की फ्रीडम नहीं है अपनी चीज़ों को डिस्प्ले करने के लिए, बराबर ना? और इस बार की थीम क्या रखी गई है? शेपिंग ऑफ द फ्यूचर ऑफ द राइट्स, फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर द ऑल अदर ह्यूमन राइट्स, बराबर ना? थीम ऑफ द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ओके, थीम ऑफ द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, शेपिंग ऑफ फ्यूचर ऑफ द राइट्स, फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर द ऑल अदर ह्यूमन राइट, बराबर ना? आपको अपनी बातें रखने का तो राइट होना ही चाहिए, बराबर ना? ओके, ओके। व्हाट आर द की हाईलाइट्स ऑफ द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, बराबर ना? उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे जो टॉप कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर, नॉर्वे, आइलैंड और डेनमार्क है, और जो बॉटम कंट्रीज है वो वियतनाम, चाइना और नॉर्थ कोरिया है, बराबर ना? ओके, राइट। अगर मैं इंडिया के परफॉर्मेंस एनालिसिस के बारे में बात करूं तो इंडियाज़ पोजीशन हैज़ बीन कंसिस्टेंटली फॉलोइंग इन द इंडेक्स सिंस 2016। 2016 के अंदर इंडिया का रैंक था 133, बराबर ना? अभी कितना है? 161। द रीजन्स बिहाइंड दैट फॉल इन द रैंकिंग इज द इंक्रीज वायलेंस अगेंस्ट द जर्नलिस्ट एंड अ पॉलिटिकली पार्टीशन मीडिया, बराबर ना? एंड other phenomena that dangerously restricts the free flow of the information is the acquisition of the media outlets by the oligarchs who maintain close ties with the political leaders, बराबर ना? तो जो मीडिया आउटलेट्स है ना वही पॉलिटिकल लीडर्स के साथ लिंक हो चुके हैं, बराबर ना? इसके लिए जो फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए वो होता ही नहीं है, बराबर ना? ओके, तो यही दो मेन रीज़न है जो इंडिया का रैंक कंसिस्टेंटली फॉल हो रहा है इस इंडेक्स के अंदर। 2016 के अंदर इंडिया का रैंक 133 था, बराबर ना? ओके, ओके। अगर मैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में बात करूँ तो ये जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, बराबर ना? राइट, ये 2002 से ये इंडेक्स को लॉन्च कर रही है, बराबर ना? और रिपोर्ट के अंदर 180 कंट्रीज़ को सर्वे किया जाता है बेस्ड ऑन देयर लेवल ऑफ द प्रेस फ्रीडम, टेकिंग इनटू द अकाउंट फैक्टर्स सच एज द सेंसरशिप, मीडिया इंडिपेंडेंस, द सेफ्टी ऑफ द जर्नलिस्ट, राइट। हाउएवर इट इज़ नॉट एन इंडिकेटर ऑन द क्वालिटी ऑफ द जर्नलिज्म, बराबर ना? तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म के ऊपर ये एक इंडिकेटर नहीं है। कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं? सेंसरशिप, मीडिया इंडिपेंडेंस कितना है और सेफ्टी ऑफ द जर्नलिस्ट कितने हैं, बराबर ना? ओके, तो ये चीज़ों के ऊपर ये इंडेक्स लॉन्च किया जाता है। ओके, अगर मैं स्कोरिंग क्राइटेरिया की बात करूँ तो टोटल 0 से लेकर 100 तक का स्कोर दिया जाता है, बराबर ना? और 100 बीइंग द बेस्ट पॉसिबल स्कोर और 0 इज़ द वर्स्ट, बराबर ना? और 5 कॉन्टेक्सचुअल इंडिकेटर्स के ऊपर यहाँ पे कंट्रीज़ का सर्वे किया जाता है। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, लीगल फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट एंड सेफ्टी, बराबर ना? तो ये 5 कॉन्टेक्सचुअल इंडिकेटर्स हैं, और जो 3 इंडिकेटर्स हैं, बराबर ना, कौन कौन से? सेंसरशिप, मीडिया इंडिपेंडेंस और सेफ्टी ऑफ द जर्नलिस्ट, बराबर ना? ये सबको ध्यान में रख के ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स तैयार किया जाता है, बराबर ना? ओके,
तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, रिवर सिटीज़ अलायंस ग्लोबल सेमिनार, उसके बारे में बात करते हैं हम। तो ये रीसेंट न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि नेशनल मिशन फॉर द क्लीन गंगा इन एसोसिएशन विद द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द अर्बन अफेयर्स, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है रिवर सिटीज़ अलायंस ग्लोबल सेमिनार, पार्टनरशिप फॉर द बिल्डिंग द इंटरनेशनल रिवर सेंसिटिव सिटीज़, बराबर नाम, राइट। तो ये ग्लोबल सेमिनार को कंडक्ट किया गया, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, नेशनल मिशन फॉर द क्लीन गंगा, किसके साथ पार्टनरशिप करके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द अर्बन अफेयर्स के साथ पार्टनरशिप करके, बराबर नाम, ओके। ये जो रिवर सिटीज़ अलायंस ग्लोबल सेमिनार का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एंड लर्न गुड प्रैक्टिसेस फॉर द मैनेजिंग द अर्बन रिवर्स। जो अर्बन एरिया के अंदर जो रिवर्स है उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए, ताकि उसका वेस्टेज भी कम हो, उसका उसके अंदर पॉल्यूशन भी ज़्यादा ना हो, बराबर ना, राइट। तो उसको किस तरीके से बेस्ट पॉसिबल मैनर में उसको मैनेज करना है, उसके लिए यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए, बराबर ना, ग्लोबल लेवल पे। प्रीवियसली ये जो मीटिंग हुई थी 2023 फरवरी के अंदर हुई थी, बराबर ना, राइट। और वहाँ पे बहुत सारे सेशंस हुए थे ऑन द इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एग्जाम्पल्स फॉर द अर्बन रिवर मैनेजमेंट, बराबर ना, और ये अभी रिसेंटली फिर से हुई है, बराबर ना, ओके। अगर मैं रिवर सिटी अलायंस के बारे में बात करूँ तो रिवर सिटीज अलायंस इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति and Ministry of Housing and Urban Affairs with a vision to connect the river cities and focus on the sustainable river-centric development. The alliance focus on the three broad themes: networking, capacity building and technical support, बराबर ना। जब ये अलायंस लॉन्च किया गया था 2021 के अंदर, तब उसके अंदर 30 मेंबर सिटीज़ थी। अभी कितनी है, 110 रिवर सिटीज़ है इसके अंदर। उसके अलावा एक इंटरनेशनल मेंबर सिटी भी है फ्रॉम डेनमार्क, बराबर ना, ओके। तो रिवर सिटी अलायंस किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, बराबर ना। उसका विजन क्या था, टू कनेक्ट द रिवर सिटीज़ एंड फोकस ऑन द सस्टेनेबल रिवर सेंट्रिक डेवलपमेंट, बराबर ना, ओके। कौन से 3 ब्रॉड थीम के ऊपर इसको कैटेगराइज किया गया है, नेटवर्किंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और टेक्निकल सपोर्ट। और ये रिवर सिटी अलायंस 2021 के अंदर लॉन्च किया गया था, तब उसके अंदर 30 मेंबर सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। और भी 110 रिवर सिटीज़ अक्रॉस इंडिया उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं। उसमें से एक इंटरनेशनल सिटी भी है डेनमार्क से, बराबर ना, ओके। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है द रिवर सिटी अलायंस इंटेंड्स टू फैसिलिटेट द नॉलेज एक्सचेंज ऑनलाइन फॉर द इंडियन सिटीज़ टू लर्न द न्यू प्रैक्टिसेस एंड अप्रोचेस फॉर द अर्बन रिवर मैनेजमेंट. It will be also be an opportunity for the international cities to learn about the experiences in the Indian cities which may be relevant to their context, बराबर ना। तो एक दूसरे को नॉलेज एक्सचेंज प्रोवाइड करने के लिए ये अलायंस बनाया गया है। जो रिवर सिटीज़ है वो एक दूसरे के एरिया के अंदर कितने अच्छी तरीके से अर्बन रिवर्स का मैनेजमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे नॉलेज एक्सचेंज कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, बराबर ना, ओके। ओके, अगर मैं नेशनल मिशन फॉर द क्लीन गंगा के बारे में बात करूँ, बराबर ना, जिसने एक सेमिनार को ऑर्गेनाइज किया है, तो इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर द रेजुविनेशन, प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द रिवर गंगा, जो जिसको अभी क्या बोला जाता है, नेशनल गंगा काउंसिल। ये नेशनल मिशन फॉर द क्लीन गंगा 2011 के अंदर एस्टैब्लिश किया गया था अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 एज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी, और it act as an implementation arm of the National Ganga River Basin Authority, which was constituted under the provision of the Environment Protection Act 1986, बराबर ना। तो देखो, नेशनल मिशन फॉर द क्लीन गंगा, बराबर ना, वो ये मिशन कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो नेशनल गंगा काउंसिल इम्प्लीमेंट कर रही है, बराबर ना। ये मिशन कब लॉन्च किया गया, 2011 के अंदर लॉन्च किया गया, बराबर ना। और इस ये जो नेशनल मिशन फॉर द क्लीन गंगा है वो इम्प्लीमेंटेशन आर्म है, बराबर ना, किसका, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी का। और ये जो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी है वो कौन से एक्ट के अंदर में बनाई गई है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर में बनाई गई है, बराबर ना, ओके। ये जो नेशनल मिशन फॉर द क्लीन गंगा का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मेक गंगा अ पॉल्यूशन फ्री, इसका एक सिंपल ऑब्जेक्टिव है, बराबर ना, राइट, ओके। The mission incorporates the rehabilitating and boosting the existing sewage treatment plants and instant short-term steps to curb the pollution at the exit points on the riverfront in order to check the inflow of the sewage, बराबर ना, ओके। तो ये नेशनल मिशन फॉर द क्लीन गंगा का मेन ऑब्जेक्टिव है
टू मेक गंगा और पॉल्यूशन फ्री, बराबर ना, 2011 के अंदर लॉन्च किया गया था। और ये इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, तो नेशनल गंगा काउंसिल इम्प्लीमेंट कर रही है, बराबर ना, ओके। और ये जो नेशनल गंगा काउंसिल है वो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी का एक इम्प्लीमेंटेशन आर्म है, बराबर ना, ओके, राइट। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर समझ में आया होगा कि ये जो रिवर सिटीज़ अलायंस है वो किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया। अभी वो रिसेंट न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिवर सिटीज़ अलायंस का एक सेमिनार हुआ था ग्लोबल लेवल पे, बराबर, वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, बराबर ना। और ये जो नेशनल मिशन फॉर द क्लीन गंगा क्या है, बराबर ना, ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक्सटेंशन हुआ है अफगानिस्तान तक, उसके बारे में बात करते हैं। तो रिसेंटली चाइना एंड पाकिस्तान हैव हेल्ड 4th राउंड ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर लेवल पाकिस्तान चाइना स्ट्रेटेजिक डायलॉग एट इस्लामाबाद पाकिस्तान, where they agreed to extend the चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इनटू द अफगानिस्तान, बराबर ना। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अभी अफगानिस्तान तक एक्सटेंड किया गया है, ये अभी रिसेंट न्यूज़ है, राइट, ओके। तो 2021 के अंदर चाइना ने एक प्रपोज कंस्ट्रक्शन ऑफ द पेशावर काबुल मोटरवे एज एन एक्सटेंशन ऑफ द सीपेक इन द अफगानिस्तान। 2021 के अंदर चाइना के द्वारा प्रपोज किया गया था एक कंस्ट्रक्शन, किसका, पेशावर काबुल मोटरवे का, बराबर ना। पेशावर कहाँ पे है, पाकिस्तान के अंदर, काबुल कहाँ पे है, अफगानिस्तान के अंदर, बराबर ना, एज एन एक्सटेंशन ऑफ द सीपेक इन द अफगानिस्तान, बराबर ना, ओके। और ये अभी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, बराबर ना, ओके। अभी इसके बारे में देखते हैं। तो व्हाट इज़ अ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, पहले तो ये देखते हैं। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज़ अ 3000 किलोमीटर लॉन्ग रूट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कनेक्टिंग द चाइना's नॉर्थ वेस्ट जिंगजांग उगुर एंड द ग्वादर पोर्ट इन द वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ द बलूचिस्तान इन द पाकिस्तान। ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो कितने किलोमीटर लेंथ का है, 3000 किलोमीटर लेंथ का है। कौन सी दो जगह को कनेक्ट कर रहा है, तो जिंगजेंग उगुर जो चाइना के अंदर है, चाइना के नॉर्थ वेस्ट पार्ट के अंदर, और ग्वादर पोर्ट जो पाकिस्तान के वेस्टर्न डायरेक्शन में है, बलूचिस्तान के अंदर, बराबर है। तो उन दोनों को कनेक्ट कर रहा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इट इज़ अ बायलैटरल प्रोजेक्ट बिटवीन द पाकिस्तान एंड चाइना। उसका इंटेंशन है टू प्रमोट द कनेक्टिविटी अक्रॉस द पाकिस्तान विद अ नेटवर्क ऑफ द हाईवे, रेलवे एंड पाइपलाइन accompanied by the energy, industrial and other infrastructure development projects, बराबर ना, राइट। इट विल पेव द वे फॉर द चाइना। ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो चाइना के लिए कौन कौन से रास्ते खोल रहा है, टू एक्सेस द मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका फ्रॉम द ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट से चाइना मिडल ईस्ट को एक्सेस कर सकता है और अफ्रीका पोर्ट को अफ्रीका को एक्सेस कर सकता है, बराबर ना। इनेबलिंग द चाइना टू एक्सेस द इंडियन ओशन एंड द रिटर्न द चाइना will support development projects in the Pakistan to overcome the Pakistan's energy crisis and stabilizing its faltering economy। तो ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना वो चाइना के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इसके माध्यम से वो जो मिडल ईस्ट और अफ्रीका का पोर्शन है उसको भी कवर कर सकता है, इंडियन ओशन रीजन के अंदर भी वो घुस सकता है, ओके। और पाकिस्तान को वो फैसिलिटेट भी कर सकता है, बराबर ना, ओके। और ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो इज़ अ पार्ट ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो चाइना के द्वारा कब लॉन्च किया गया है, 2013 के अंदर। और इस इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वो चाइना साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, गल्फ रीजन, अफ्रीका और यूरोप को लिंक करते हुए एक पूरा पट्टा बनाना चाहता है, बराबर। वो सब ये रास्ते के अंदर जितने भी कंट्रीज है वो सभी के साथ MOU साइन करना चाहता है। और ये है उसका है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, चाइना के द्वारा, बराबर, 2013 के अंदर, बराबर ना, ओके। और इसी का पार्ट है ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, बराबर ना, ओके। आप यहाँ पे देख सकते हो ये चाइना का है केशगर, ये जो रेल यहाँ पे जो ये पॉइंट है, और यहाँ पे ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान का, बराबर ना। यहाँ पे रोड और सी के माध्यम से इसको कनेक्ट करने की बात चल रही है, बराबर ना। ये ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है और बीच में अफगानिस्तान को यहाँ पे लिंक करने की बात चल रही है, बराबर ना, राइट, ओके। तो यहाँ पे इस्लामाबाद से काबुल तक का मोटरवे बनाने की बात चल रही है, बराबर ना। तो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अफगानिस्तान तक एक्सटेंड करने की बात चल रही है, बराबर ना, सिंपल, ओके। अभी अफगानिस्तान का क्यों ये एक्सटेंड किया जा रहा है, बराबर ना, ओके। इससे पाकिस्तान और चाइना को क्या फ़ायदा होगा, राइट।
तो फ़ायदा होगा क्योंकि अफगानिस्तान हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ द रेयर अर्थ मिनरल्स, बराबर ना, दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रॉनिक्स और मिलिट्री इक्विपमेंट, बराबर। और आपको पता ही है कि पाकिस्तान को तो मिलिट्री इक्विपमेंट चाहिए ही चाहिए, और चाइना तो ग्लोबल पावर बनना चाहता है, बराबर ना। तो इसके लिए अगर वो अफगानिस्तान के साथ ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को एक्सटेंड करते हैं तो उनको ये सब जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो इजीली एक्सेस हो जाएंगे, बराबर ना। ओके ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे से समझ में आया होगा कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर किसको ज्वाइन करने की बात चल रही है, अफगानिस्तान, बराबर ना। ओके, क्यों ज्वाइन करने की बात चल रही है और ये किसका पार्ट है, बराबर ना, ये आपने सीखा। ओके, तो आई थिंक आज की सभी न्यूज़ के अंदर आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।